नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। वीडियो में दोस्तों आज हम जो बात करेंगे वो है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच होने वाला पहला T20I मैच, जो कि कल 11 बजे से खेला जाएगा। कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिनको टीम में शामिल करना है, कुछ मैं आपको डिफरेंशियल प्लेयर्स के बारे में बताऊंगा, जिससे कि आप ग्रैंड लीग में एक बेहतर रैंक लेकर आ सकते हैं। स्मॉल लीग क्लीन स्वीप करना है तो बस एक काम कर लेना कि हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं जो टॉस के बाद टीम दूंगा ना, उसको कॉपी पेस्ट मार देना। 90% चांसेस हैं कि मैं आपको क्लीन स्वीप करा दूंगा। सिर्फ 10% चांसेस लक के फेवर में जाता है। अगर लक ज़्यादा ही खराब हुआ तो ही मैच इधर उधर बिखरेगा, नहीं तो आप 90% चांसेस से क्लीन स्वीप कर लोगे। लेकिन अगर आप ग्रैंड लीग में इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप मिनी लीग में के लिए कोई कॉम्बिनेशन तैयार करना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो वीडियो पूरा देखोगे तो फ़ायदा ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बता दूंगा, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दूंगा जो आपके लिए बेहतर रहेंगे रिस्क लेने के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं। लेकिन अगर आप लोग पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, जिससे कि जितनी भी आने वाली वीडियोस है उनके नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो फाइनल टीम आएगी दोस्तों वो तो आपको टेलीग्राम पर हम दे ही देंगे, तो टेलीग्राम पर अगर नहीं हो तो ज्वाइन कर लेना, जिसके लिए लिंक जो है वो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और कमेंट सेक्शन में भी आपके लिए दिया हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। मैच होगा रिवर साइड ग्राउंड, चेस्टर ली स्ट्रीट में। अगर डायमेंशन की बात करें तो दोस्तों ये इंडिया नहीं है, मतलब समझ रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि मैं इंडिया की बुराई कर रहा हूँ। मतलब बात यह है कि इंडिया में जो नॉर्मली आपको ग्राउंड नज़र आते हैं ना, वो 65 मीटर के नज़र आते हैं। 55 से लेकर 65 मीटर की बाउंड्रीज आपको देखने मिलती है। यहाँ पर जो बाउंड्रीज है ना, वो लगभग 70 मीटर की आपको बहुत नॉर्मल में देखने मिल जाती हैं। तो एक्सपेक्टेड जो लेंथ रहेगी बाउंड्री की वो 68 टू 72 मीटर के आसपास की आपको देखने मिलेगी। तो जब ग्राउंड बड़ा होता है तो उतने बड़े हिट लगाना आसान नहीं होता, और जो हम देखते हैं किसी भी दूसरी जगह पर कि 250 और 300 बन जाता, 300 तो खैर नहीं है, लेकिन 250 तक का जो स्कोर चला जाता है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आप यहाँ पर देखिए, जो टोटल 4 मैचेस खेले गए ना, इनमें से 2 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने और 2 बार सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया, जिसमें से सिर्फ एक बार तो 190 का आंकड़ा पार हुआ है। 170 से लेकर 190 के बीच का स्कोर एक बार बना है, लेकिन 150 से कम का स्कोर 2 बार बन चुका है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ग्राउंड है ना, वो बड़ा होने की वजह से ऐसा कह सकते हो कि आप ज्यादा बड़ा स्कोर देखने नहीं मिलता। जो आखिरी मैच हुआ था वो 2023 में खेला गया था, जिसमें न्यूजीलैंड ने 139 का स्कोर किया था, जिसे इंग्लैंड ने 14 ओवर में चेस कर लिया था। अब स्कोर करने वाले प्लेयर थे ग्लेन फिलिप, जिन्होंने नंबर 4 पर बैटिंग करते हुए 41 का स्कोर किया। फिर जब इसके पहले मैच खेला गया था 2017 में, वेस्ट इंडीज खेल रही थी, 176 बनाया था। यहाँ पर ये रिपीट हो गया है, हाँ यहाँ पर रिपीट हो गया, इसको छोड़ देना। एवन लुइस ने 51 का स्कोर किया था, जो कि इस तरफ आना चाहिए था। ठीक है, अब आप इसके एक और मैच देखिए, इंग्लैंड ने 195 का स्कोर किया, जिसमें एलेक्स हेल्स ओपन कर रहे थे, 94 का स्कोर किया, और यहाँ पे इंग्लैंड 118 बनाया था। ये 2012 का मैच है, इतना पीछे जाने की वैसे आवश्यकता है नहीं है, लेकिन हम इससे ये जरूर जान लेंगे कि भैया यहाँ पर ना जो एक्सपेक्टेड स्कोर है वो 178 टू 185 190 के आसपास का मान के चल रहा हूँ, क्योंकि अब थोड़ा सा मॉडर्न क्रिकेट है तो मैं थोड़ा सा बढ़िया स्कोर काउंट करके चल रहा हूँ। ठीक है, पावर प्ले में ऑलमोस्ट आपको 3 विकेट मिले, यहाँ पे 0 मिला था, यहाँ पे 0 मिला था, और यहाँ पर 1 विकेट था। तो पावर प्ले में ज्यादा विकेट्स नहीं है। जो विकेट आए हैं वो या तो मिडिल ओवर्स में या डेथ ओवर में आए हैं। इसका रीजन, इसका मतलब एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। वैसे यहाँ पे देखोगे 1 विकेट पावर प्ले में, यहाँ 2 थे, यहाँ 3 विकेट आए थे, और यहाँ पे 2 विकेट थे। कंपेयर करें अगर सेकंड इनिंग से, तो सेकंड इनिंग में एक तो टॉप ऑर्डर ने स्कोर भी किया है, साथ में पावर प्ले में विकेट भी गिरे। अब विकेट निकालने वाला गेंदबाज अगर देखोगे तो फास्ट बॉलर को 8 विकेट मिले, यहां फास्ट बॉलर्स को मिले 11 विकेट्स। ठीक है, यहां पर फास्ट बॉलर्स को मिले 7 विकेट, और यहां पर मिले 4 विकेट। अब नॉर्मली होता यह है कि जब भी फॉरेन कंट्रीज में मैचेस होते हैं तो आप एक चीज दिमाग में बैठा लेते हो कि स्पिनर को विकेट नहीं मिलेंगे, ऐसा अधिकतर लोग सोच लेते हैं। लेकिन अगर आप इस ग्राउंड की बात करेंगे तो 4 विकेट स्पिनर को यहां मिले, 6 विकेट स्पिनर को यहां मिले, 5 यहां पर मिले थे, और 6 विकेट स्पिनर को यहां मिले। तो एक चीज तो आप ये समझ लेना कि स्पिनर के खाते में विकेट्स है। और निकालने वाले गेंदबाज लुइक वुड, जो कि करंट स्क्वाड में भी शामिल है,
इसके अलावा ब्रेडन कार्स को 3 विकेट मिले थे। यहाँ पे टिम साउथी को 1 विकेट मिला। फिर आप यहाँ देखेंगे लियाम प्लिंकेट, आदिल रशीद करंट स्क्वाड में शामिल हैं, यहाँ भी 3-3 विकेट का हाईएस्ट, यहाँ भी 3-3 विकेट का हाईएस्ट है। यहाँ पे देखेंगे कैसरिक विलियम्स 3 विकेट निकाले थे, कार्लोस ब्रेथवेट को 3 विकेट मिले, फिर से 3-3 विकेट का हाईएस्ट है। मतलब एक और चीज है कि आप अगर चाहो ना तो बॉलर्स को भी कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बल्लेबाजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक मैच ऐसा था ये वाला जिसमें किसी बल्लेबाज ने इतना बड़ा स्कोर कर दिया कि वो कैप्टन की प्राइम चॉइस हो गया। लेकिन बाकी मैचेस देखोगे 3 विकेट निकालने वाला गेंदबाज आपके लिए कैप्टन की चॉइस बन सकता है। और दोनों इनिंग्स में अगर 3-3 विकेट आ रहे हैं ना, तो आप चाहो तो गेंदबाजों की तरफ ही फोकस कर लेना। टोटल गेंदबाज होते कितने, 8, 4 एक इनिंग में 4, 10 में से 10 होते, लेकिन हमें पता है कि कुछ गेंदबाज ऐसे थे जिनको 3 विकेट मिल ही नहीं सकते, उनको छोड़ दो। तो हमें ये क्लियर है कि दोनों इनिंग्स से मिला के टोटल 7 से 8 गेंदबाज हैं जिन पर आपको फोकस करना है, कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है। बल्लेबाजों की तरफ भागना ही मत, गेंदबाजों को ट्राई करके देख लो या फिर ऑलराउंडर्स को, ठीक है। अब एक और चीज देखो यहाँ पे भाई, फावद अहमद स्पिनर थे, 3 विकेट निकाले। जेड डैरेनबेक को 3 विकेट मिले। फिर ये रॉबिन पीटरसन 2 विकेट, जोहान बोथा 2 विकेट और यहाँ पे डैरेनबेक को 2 विकेट मिले। अगर ऐसा मैच ना निकले जिसमें सभी को 2-2 विकेट मिल रहे हो, ये मैच ना निकले ना, तो एक्सपेक्टेड है कि बॉलर्स ही आपके कैप्टन वाइस कैप्टन बन जाएंगे। आप चाहो तो दोनों इंग्लैंड के भी ट्राई कर सकते हो, और अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रही है तो इंग्लैंड के साथ में आप वेस्ट इंडीज के गेंदबाज को भी अपना कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ गया हो अगर समझ में तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मेरा काम है कि मैं आपको हर वो पॉसिबल चीज बता दूं जिससे कि आप एक सही कॉम्बिनेशन तैयार कर लें, ठीक है। अब यहां आगे बढ़ेंगे। पिछली बार जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई थी तो हुआ ये था कि सॉल्ट ने 55 किया था, जो कि अभी अवेलेबल नहीं है, बच्चा हुआ है इनका। जैकब बैतल का 62 था, जॉस बटलर का 38 था और रियान अहमद के 3 विकेट थे। इवन लुइस ने 68 का स्कोर किया, शे होप का 54 आया था, रॉबिन पॉवेल 38 और गुदाकेश मोटी के 2 विकेट थे। अगर आप यहां देखना चाहेंगे तो रियान अहमद गेंद डालते हैं लेग स्पिन, करंट स्क्वाड में है, पर अभी आदिल रशीद हैं तो प्राइम चॉइस वही होंगे, वही खेलेंगे। तो आप एक आदिल रशीद पे फोकस करके देख सकते हैं कि भाई लास्ट टाइम स्पिनर ने विकेट निकाला। फिर बटलर टीम में है, जैकब बैतल है पर इनका बैटिंग डाउन नीचे रहेगा, और फिल सॉल्ट ओपन करते हैं, इनके स्थान पे बेन डकेट खेलेंगे और जेमी स्मिथ के साथ में। फिर यहाँ पे आप देखोगे लुइस करंट स्क्वाड में है, लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं, शे होप भी है, रॉबिन पॉवेल पॉसिबल है और गुदाकेश मोटी स्पिनर है, अकील हुसैन रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप आओगे, आप रॉबिन पॉवेल ने 54 बनाया, रोमारियो शेफर्ड 30 रन का स्कोर, अकील हुसैन है टीम में, यहां भी स्पिनर को विकेट मिले, यहां भी मिला। फिर आप यहां देखोगे विल जैक खेलेंगे, 1 डाउन बैटिंग कर रहे हैं, 32 का स्कोर है। सैम करन नहीं है, लिविंगस्टन नहीं है, जेमी ओवर्टन अवेलेबल नहीं है, हालांकि 3 विकेट मिले थे, और शकीब महमूद को 3 विकेट मिला था, ये अवेलेबल है। तो इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो कॉमन प्लेयर्स है ना, जो विकेट निकाल रहे हैं, उस तरह के प्लेयर्स को आप ट्राई कर सकते हो। अभी के लिए इंग्लैंड का अगर प्रोबेबल प्लेइंग 11 देखें तो बेन डकेट और जेमी स्मिथ ओपन कर सकते हैं, बटलर आपको मिलेंगे, फिर विल जैक्स मिल जाएंगे, फिर आएंगे ब्रूक, जैकब बैतल आपको नंबर 6 पर खेलते हुए नजर आएंगे, फिर ब्रेडन कार्स, रियान अहमद पॉसिबल है, लुइक वुड, शकीब महमूद और आदिल रशीद। पॉसिबल ये भी हो सकता है कि रियान अहमद ना भी खेलें, हालांकि कल ही की बात है, इन्होंने T20 ब्लास्ट में ही 3 विकेट निकाले थे, शायद कल का ही मैच था, ठीक है। अब आप यहां पर देखें, जॉस बटलर ने 3 मैच खेले हैं इस मैदान पर और रन बनाए 36। विल जैक्स ने 1 मैच खेला है, रन बनाया 22, और हैरी ब्रूक ने 1 मैच खेला जिसमें 43 का स्कोर है। गेंदबाजी में ब्रेडन कार्स को इस मैदान पर 3 विकेट मिल चुके हैं, लुइक वुड को मिल चुके हैं और आदिल रशीद को भी 3 विकेट का हाईएस्ट है। तो लगभग गेंदबाजों का काम अच्छा रहा है। अब सबसे पहले अगर बेन डकेट की चर्चा करें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 16 जो मैचेस खेले हैं उसमें लगभग 29 का बैटिंग एवरेज है और 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। पहले बैटिंग करते हुए 2 50 बनाए हैं, ठीक है, और अभी हाल ही में अच्छा मैच खेला था इन्होंने वनडे में, सेकंड ओडीआई मैच में। लेफ्ट आर्म मीडियम इनको नॉर्मली दिक्कत देता है, जिसके सामने ये 4 बार आउट पहले भी हो चुके हैं। अभी के लिए टीम में रख लेना, क्योंकि कोई लेफ्ट आर्म मीडियम सामने वाली टीम में है नहीं और प्लेयर अच्छा है। फिर आएंगे जेमी स्मिथ, जिन्होंने सिर्फ 2 मैचेस खेले हैं और 28 का स्कोर किया है, एवरेज है 14 का। विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको मिल सकते हैं, तो वैसे तो हमारे पास ऑप्शन बढ़िया है, विकेट कीपर में बटलर है और साथ में आपको शे होप भी मिल जाएंगे। तो ऐसे में यहाँ इन पर आने की जरूरत शायद ना पड़े। मैं एक विकेट जो पावर प्ले में हम मान के चलते हैं वो स्मिथ का काउंट कर सकते हैं। इसके बाद
बटलर को तो खैर छोड़ना नहीं है, रिसेंट फॉर्म हमने आईपीएल में देख ही लिया है, कमाल का चल रहा है और वेस्टइंडीज के सामने लगभग 30 का बैटिंग एवरेज है। जैसन होल्डर ने 2 बार आउट किया है, 16 गेंदें खेली हैं इनकी इन्होंने, और रोमारियो शेफर्ड ने 2 बार इनको आउट किया है। रोमारियो शेफर्ड हालांकि उतनी गेंदबाजी करते कहाँ हैं, डेथ ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं और डेथ ओवर में इनका आमना सामना पॉसिबल नहीं है। फिर इसके बाद आप विल जैक्स की तरफ आएंगे तो विल जैक्स इंडिया में शायद ना चले हों उतने, लेकिन इंग्लैंड में चलने की कंडीशन अच्छी है। ये एक ऑलराउंडर है, गेंदबाजी भी करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब आपको जैसा कि मैंने बताया कि या तो किसी गेंदबाज की तरफ देख लो या ऑलराउंडर की तरफ। तो ऑलराउंडर में एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि बढ़िया गेंदबाजी कर लेते हैं, क्योंकि सामने वाली टीम में इवन लुइस ओपन करेंगे, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं, हिटमायर खेल सकते हैं, तो लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी आपको इनकी देखने मिल जाएगी। लेग स्पिन के सामने ये खुद फंसे हैं 4 बार और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अभी इनके बल्ले से 50 नहीं आया है। ठीक है, पहले बैटिंग करते हुए लगभग 16 का एवरेज है और गुदाकेश मोटी जो है वो इनको 3 बार पहले भी आउट कर चुके हैं, एल्जारी जोसेफ ने भी इनको 3 बार आउट किया है। रिस्की रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए, लेकिन स्मॉल लीग में रख सकते हो क्योंकि रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक था। इसके बाद है हैरी ब्रूक की अगर हम चर्चा करें तो पिछले 1 से 1.5 साल में इनका बैटिंग एवरेज है 34 का, 450 और 2 बार 100 से ऊपर का स्कोर है। अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है इंग्लैंड की तब तो हम ये काउंट करेंगे कि बैटिंग आ जाएगी, लेकिन अगर इंग्लैंड की टीम सेकंड बैटिंग कर रही है तो थोड़ा चांस मुश्किल होगा क्योंकि फिर मैं वेस्ट इंडीज के ज़्यादा बड़े स्कोर की उम्मीद करूंगा नहीं। पर अभी के लिए जेसन होल्डर इनको 2 बार आउट कर चुके हैं, पहले बैटिंग करते हुए रख लेना क्योंकि पहले बैटिंग करते हुए एवरेज भी काफ़ी अच्छा है, पर कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस में नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, आप या तो बटलर देख लेना बहुत होगा, विलचेक देख लेना और इसके बाद आप गेंदबाज की तरफ आ जाना। फिर बीच में वैसी कोई चॉइस मुझे लगी नहीं है, बेन डकेट ठीक है, एवरेज है। इसके बाद जैकब बेथल वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर में से है, मैंने आपको बताया जब से इस बंदे ने खेलना स्टार्ट किया मुझे तब से ही इसका क्रिकेट अच्छा लगा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लगभग 33 का एवरेज और 250 है। ठीक है, दोनों इनिंग्स में एक 50 लगा चुके हैं, पर गेंदबाजी पॉसिबल है 1 या 2 ओवर की कर सकते हैं, लेकिन बल्लेबाजी आने के चांस थोड़े से मुश्किल होंगे, इसीलिए मेरी टीम में नहीं है। राइट आर्म मीडियम के सामने 4 बार ये आउट हो चुके हैं, जेसन होल्डर, रोमारियो शेफर्ड और रसेल आपको मिल जाते हैं। इसके बाद ब्रेंडन कार्स, 8 इनिंग 15 विकेट, इस मैदान पर ऑलरेडी 3 विकेट निकाले हैं, तो इनको टीम में लेकर चलना जरूरी है, ब्रेंडन कार्स रख लेना। इसके बाद आपको अगला नाम मिलेगा रेयान अहमद का, 9 इनिंग में 12 विकेट इनके पास में है, सेकंड इनिंग में 11 विकेट इन्होंने निकाले हुए हैं और मैंने आपको क्या बताया था अभी कल ही की बात है, T20 ब्लास्ट में भी इन्होंने 3 विकेट निकाले हैं, तो इस पर नजर रखना क्योंकि सिलेक्शन परसेंटेज लगभग कम ही रहेगा अगर खेलता है तो। इसके बाद है लुइक वुड, ये भी इस मैदान पर 3 विकेट निकाल चुके हैं, 5 इनिंग 8 विकेट इनके खाते में है, पहले गेंदबाजी करते हुए 7 विकेट इन्होंने निकाले हैं। और शकीब महमूद, 18 पारियों में 21 विकेट इन्होंने निकाले, वेस्टइंडीज के सामने 9 विकेट्स हैं और पहले गेंदबाजी करते हैं तो बेटर चॉइस है, 14 इनिंग 18 विकेट्स है। और अंतिम नाम है आदिल रशीद का, ये बंदा विकेटलेस नहीं जाता है, ऑलमोस्ट 1 विकेट तो कम से कम लेता ही लेता है, इसीलिए ये आपकी एक सेफ चॉइस की तरह है। तो आदिल रशीद टीम में रहेंगे मेरी, पहले गेंदबाजी करते हुए 14 में 20 विकेट हैं, सेकंड गेंदबाजी करते हुए 4 में 4 विकेट्स हैं। वैसे तो बॉलिंग अगर देखी जाए तो इंग्लैंड के जितने भी गेंदबाज हैं ना जो भी खेलेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे, तो उन पे नजर रख लेना, उनको पटक लेना। अब वेस्टइंडीज की अगर चर्चा करें तो ब्रेंडन किंग, एवन लुइस, शाय होप, रोस्टन चेस, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमन पोवेल, रसेल, इसके बाद रोमारियो शेफर्ड, होल्डर, एल्जारी और गुदाकेश मोटी आपको मिलेंगे। नई गेंद के साथ में शुरुआत करते हुए आपको एल्जारी जोसेफ मिल जाएंगे, इनके साथ में जेसन होल्डर या फिर रोमारियो शेफर्ड गेंदबाजी कर सकते हैं। डेथ ओवर में आपको रसेल के कुछ ओवर्स देखने मिल सकते हैं और कई बार स्पिनर अकील हुसैन या फिर गुदाकेश मोटी का इस्तेमाल भी पावर प्ले में हो जाता है। अब आप देखेंगे इस मैदान पर वेस्टइंडीज के किसी भी खिलाड़ी ने पहले कोई मैच कभी भी नहीं खेला है, ये टीम ने नहीं खेला है, ठीक है ना। अब ब्रेंडन किंग, इंग्लैंड के सामने 13 मैच, 264 रन, 26 का एवरेज, लेकिन पिछले 1 साल की बात करोगे तो एवरेज 24 का है। ज्यादातर जब सेकंड बैटिंग करने आते हैं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पहली इनिंग में इनका रोल उतना अच्छा मैंने बहुत कभी देखा है, तो सेकंड बैटिंग करते हुए एक बार रिस्क ले सकते हो। बाकी यहां आपको यही देखने मिलेगा, जो आपके ग्रैंड लीग की ड्रीम टीम में जो थोड़ा बहुत अंतर आएगा ना, वो वेस्ट इंडीज के कुछ इक्का दुक्का प्लेयर की वजह से रहने वाला है। अभी अगला जो नाम है वो है एवन लुइस का, रिसेंटली अच्छी फॉर्म में है, सेकंड बैटिंग करते हुए 450 बना चुके हैं, 29 इनिंग्स में 25 का बैटिंग एवरेज रहा पिछले 3 से 4 साल में।
6 बार 50 है। ऑफ स्पिन ने 5 बार आउट कर दिया, लेग स्पिन ने 5 बार आउट कर दिया। तो विल जैक्स का इस्तेमाल आप यहां पर देख सकते हो। पॉसिबल है कि पहला या दूसरा ओवर विल जैक्स लेकर आए, मतलब जब भी सामने स्ट्राइक पर इवन लुइस होंगे तो ये आपको देखने मिल सकता है। तो ऐसे में विल जैक आपके वाइस कैप्टन की चॉइस में काउंट हो सकता है। इसके बाद है शाय होप, 30 का बैटिंग एवरेज है। सेकंड बैटिंग करते हुए 350 है। पहले बैटिंग करते हुए थोड़ा प्रेशर ज़्यादा रहता है क्योंकि बड़े हिट लगातार लगाने की कोशिश में अपना विकेट फेंक जाते हैं। तो शे होप अगर अच्छा ऑप्शन है तो वह है सेकंड इनिंग का, क्योंकि शे होप को जब सेकंड इनिंग में बैटिंग कर रहे होते हैं टारगेट सामने होता है 160 170 अगर बनाना है तो ये बहुत अच्छी चॉइस है। ठीक है, इसके बाद आदिल रशीद ने इनको 2 बार आउट किया है। रेयान अहमद इनको परेशान करेंगे क्योंकि लेग स्पिन के सामने इनका 90 गेंदों में ये अपना 8 बार विकेट दे चुके हैं और एवरेज सिर्फ 13 का है। इसके बाद रोस्टन चेस आपको मिलते हैं। रोस्टन चेस की क्या स्थिति है भाई, 23 का बैटिंग एवरेज है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना कि पॉसिबल ये भी है कि बैटिंग ऑर्डर थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं या फिर प्लेयर डिफरेंट हो सकते हैं, तो इसीलिए आप मेरे साथ में टेलीग्राम पे रहना। जब टॉस के बाद जो कंफर्म प्लेइंग 11 आएगा ना तो उसमें मैं जो नए प्लेयर्स ऐड होंगे उनके रिकॉर्ड आपको दे दूंगा। ठीक है, 28 इनिंग में 22 विकेट इनके, और उनको रखना है या नहीं रखना है ये भी क्लियर कर दूंगा। गेंदबाजी ज़्यादा नहीं करेंगे, एक आधे ओवर कर दें बहुत बड़ी बात है। और T20 में ये नॉर्मली फिट बैठते नहीं। हाँ, अगर टीम कोलैप्स कर रही है तो एक अलग बात है। लेग स्पिन के सामने 2 बार ये आउट हो चुके हैं। अब आप कहोगे कि कोलैप्स में ये इनका क्या अलग बात है। दोस्तों जब टीम जल्दी जल्दी विकेट जा रहे होते हैं ना तो इनका काम होता है खड़ा रहना विकेट पे। तो वही स्थिति है कि जब ये ड्रीम टीम में जगह बना लेते हैं, लेकिन अगर टीम के ऊपर के बल्लेबाजों ने रन मार दिए तो फिर इनकी बैटिंग आना मुश्किल हो जाती है। ठीक है, शकीब महमूद 2 बार आउट कर चुके हैं। इसके बाद अगला जो नाम है शेरफेन रदरफोर्ड का है। रिसेंटली हमने देख ही लिया, बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आए थे। गुजरात टाइटन में खेल रहे थे, अगर आपको नहीं पता हो तो बता दूं। वैसे तो सभी को पता है लेकिन अगर ठीक है नहीं पता तो पहले बैटिंग करते हुए 2 बार 50 है और अभी कमाल की बैटिंग कर रहे थे। सभी गेंदबाजों को अच्छा खेला है तो मोस्ट ऑफ द स्कोर की चांसेस ज़्यादा ही हैं। 2 बार आउट कर दिया इनको लेग स्पिनर आदिल रशीद ने, और एक और लेग स्पिनर यहाँ पर है रेयान अहमद जो कि परेशान कर सकते हैं, पर ये फिर भी बेटर चॉइस है। इसके बाद है रॉबिन पॉवेल, 29 का बैटिंग एवरेज है। इस टीम के सामने पहले 2 50 एक 100 लगा चुके हैं। दोनों इनिंग्स में 2 50 है। बैटिंग डाउन नीचे है, काफ़ी सारे लोग छोड़कर आएंगे लेकिन आप ट्राई कर सकते हो डिफरेंशियल के तौर पे। ऑफ स्पिनर ने 4 बार आउट किया है और आदिल रशीद ने 3 बार आउट किया है 60 गेंदों में। हालांकि 60 गेंदों में आउट करना बड़ी बात नहीं, लेकिन स्ट्राइक रेट देखोगे तो सिर्फ 93 का है। T20 में 93 का स्ट्राइक रेट बहुत कम है। ठीक है, इसके बाद रसेल गेंदबाजी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है, ध्यान रखना। अब आप कहोगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है तो क्या ध्यान रखना, ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट प्लेयर का काम नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑलराउंडर है वो ऑलराउंडर का काम करेगा। इसीलिए 16 इनिंग 21 विकेट है तो लगभग 2 ओवर की गेंदबाजी, और जो बल्लेबाजी आएगी वो तो आएगी ही आएगी। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने 3 बार आउट हुए हैं। लीक वुड इस तरह का गेंदबाज है। आदिल रशीद 2 बार पहले भी आउट कर चुका है। इसके बाद रोमारियो शेफर्ड है। ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेथ ओवर में गेंदबाजी ज़्यादा करते हैं। लगभग इनके 2 ओवर ऑलमोस्ट फिक्स माने जाते हैं डेथ ओवर में। तो जो रोमारियो शेफर्ड है ना, इनको आप गेंदबाजी के लिए ट्राई कर सकते हो। बल्लेबाजी के भरोसे मत रहना, इनकी गेंदबाजी के लिए रख लेना, वो भी पहली इनिंग में। ध्यान रखना, पहली इनिंग में 29 इनिंग 37 विकेट, सेकेंड इनिंग में ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जेसन होल्डर ये पावर प्ले में शुरुआत करते हुए आपको नजर आ सकते हैं। 20 इनिंग 26 विकेट खाते में है। सेकंड इनिंग में 13 में 17 है। ऑलमोस्ट दोनों इनिंग में अच्छा करा है इन्होंने। बैटिंग भी कर लेते हैं पर गेंदबाजी ही देखिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एल्जारी जोसेफ टीम के सबसे बेहतर गेंदबाजों में से एक। 27 इनिंग 38 विकेट, पहले गेंदबाजी कराओगे 18 है, सेकंड करा लोगे तो 13 में 20 है। दोनों इनिंग्स में अच्छा परफॉर्मेंस है। गुदाकेश मोटे 28 इनिंग 31 विकेट ये निकाल चुके हैं। ऑलमोस्ट 1 विकेट निकाल देते हैं पर मैच में, और इंग्लैंड के सामने 9 में 9 विकेट है। इसके बाद अगर कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बात करी जाए तो जो रूट बहुत सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये तो यार वनडे वाला लग गया। मैं बताता हूँ कौन कौन है। जॉस बटलर सबसे बढ़िया चॉइस में से एक है। जॉस बटलर के अलावा विल जैक्स आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप जीएल की तरफ नज़र डाल रहे हो तो जीएल में गेंदबाज देख लेना। गेंदबाजों में कौन कौन है, ब्रेडन कार्स अच्छा ऑप्शन है, शकीब महमूद बढ़िया है, और एक दूसरी टीम की तरफ जाओगे तो एल्जारी जोसेफ ठीक है। आंद्रे रसेल अगर 2 ओवर की गेंदबाजी करें तो वो बढ़िया ऑप्शन है। टीम पहले बैटिंग करे तो और ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो जाते हैं। ठीक है, अब आप टीम कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं कि क्या टीम कॉम्बिनेशन रहेगा। बटलर है मेरे कप्तान, हाल फिलहाल में शेहोप को टीम में रखा, रदरफोर्ड है और शेरफेन रदरफोर्ड, इसके बाद एवन लुइस, और यहाँ पे
आंद्रे रसेल, विल जैक्स को रखा हुआ है। आदिल रशीद, लिक्विड और ब्रेडन कार्स हैं, साथ में एल्जारी जोसेफ को रखा हुआ है। शाकिब महमूद को भी ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों चारों गेंदबाज बेहतर है, इंग्लैंड के गेंदबाजों में कोई दिक्कत नहीं, तो गेंदबाजों के लिए आप सभी को लेकर चल सकते हो। ध्यान रखिएगा भैया, बाकी चीज़ तो मैंने क्लियर कर ही दी है, लेकिन अगर फिर भी कोई समस्या है तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम दोनों जगह अवेलेबल हैं, जाकर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और ध्यान रखना कि दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।